अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कल का क्या प्रोग्राम है मलिक साहब? खोजी रमजू की आवाज़ ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। क्या कल घोड़े के खुरे का ताक़ुब करते हुए मुझे हयात नगर की तरफ जाना है? नहीं चाचा, हयात नगर को हम बाद में देख लेंगे, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। कल सुबह मैं तुम्हें एक कांस्टेबल की मैयत में पीर महल अस्पताल की जानिब रवाना करना चाहता हूँ, ताकि ये पता चलाया जा सके कि वो बुढ़ा अस्पताल से निकलकर किधर गया है। वो शातिर बुढ़ा एक बार हत्थे चढ़ गया तो फिर मैं उसकी ज़बान ही से बाकी के हक़ाइक़ उगलवा लूँगा। जो हुक्म मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं कल सुबह आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। इसके बाद रमज़ान उर्फ रमजू खोजी मुझे सलाम करके थाने से रुखसत हो गया। रमजू के जाने के बाद मैं हालत हाजरा पर गौर करने लगा। दूसरे मामलात के अलावा ये बात बड़ी अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई कि इमाम दीन मोची के पोते सलामदीन उर्फ सलामू का किरदार सिर्फ मेरी हमदर्दी हासिल करने के लिए इस खेल में शामिल किया गया था। इस बुढ़े को सलामू से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वरना वो उसे अस्पताल में छोड़कर गायब न हो जाता। अब सवाल ये रहा कि वो मेरी हमदर्दी का तालिब क्यों था, तो इसी नुक्ते ने मुझे बेचैन कर रखा था। जब तक मैं इस राज से मुकम्मल आगाही हासिल ना कर लेता, मुझे ज़हनी सुकून हासिल नहीं हो सकता था। अभी तक जो हालात व वाक़यात मंज़र आम पर आ चुके थे, इनका कोई सर पैर दिखाई नहीं देता था। बहुत सारे मामला सामने थे, मगर इनमें रब्त व ज़ब्त नज़र नहीं आता था। एक बात तो तय थी कि इसमें से कुछ भी बेमायनी और खामखा नहीं था। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ मरबूत थीं, मगर इनके जोड़ और पैवंद वाज़ेह नहीं थे, और यही लाइल्मी बाल्फाज़ दीगर कम इल्मी ज़हन को उलझाती थी। बहरहाल मुझे इस बात का यकीन था कि आइंदा रोज़ मैं इस केस की बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाने में कामयाब हो जाऊंगा। आज दिन भर की दौड़ धूप ने मुझे बुरी तरह थका डाला था, लिहाजा रात का खाना खाने के बाद मैंने इशा की नमाज अदा की और नींद पूरी करने के लिए गर्म बिस्तर में घुस गया। गुज़िश्ता रात में मुनासिब नींद नहीं ले सका था और अगले रोज़ किसी किस्म की मसरूफियत कुदरत ने मेरे खाते में लिख रखी थी, इसका मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था। 26 नवंबर की सुबह मैंने ज़रूरी हिदायत देकर कांस्टेबल नवीद अहमद के साथ खोजी रमजू को पीर महल अस्पताल की जानिब रवाना कर दिया, ताकि इस कमीने बुढ़े के गयाब का सुराग लगाया जा सके। वक़ुआ की रात नवीद अहमद ही ने इस बुढ़े और इमाम दीन मोची के बेहोश पोते सलामू को थाने से अस्पताल पहुँचाया था। इसके बाद मैंने कांस्टेबल अमजद अली को अपने पास बुला लिया। अमजद का ताल्लुक रेजाना से था और वह गुज़िश्ता 10 साल से इस थाने में था। कांस्टेबल अमजद अली और हवलदार शुजाउद्दीन इस थाने में सबसे ज़्यादा पुराने थे। शुजाउद्दीन को भी कमोबेश इतना ही अरसा हो गया था। हवलदार शुजाउद्दीन ज़िला सरगोदा का रहने वाला था, जबकि एएसआई फरहाद बाजवा का ताल्लुक ज़िला लायलपुर से था। बस मेरे स्टाफ में यही 5 अफराद शामिल थे, एक हवलदार, एक एएसआई और 3 कांस्टेबल्स। अमजद अली एक भारी भरकम और पस्तकामत पुलिस एहलकार था। इसकी एक एक अदा से सुस्ती और काहली टपकती थी। मुझे इस बात पर खासी हैरत थी कि अमजद अली जैसे काहिलुल वजूद शख्स को थाना इंचार्ज कादिर बख्श साहब ने डाकुओं वाले खतरनाक मिशन में अपने साथ क्यों रखा था। एएसआई फरहाद बाजवा ने गुज़िश्ता रोज़ मुझे बताया था कि जब कादिर बख्श साहब की शहादत हुई तो कांस्टेबल अमजद अली उनके हमरा था। मैंने अभी अमजद अली को इसीलिए अपने कमरे में बुलाया था ताकि इस अंधोनाक वाक़ये के बारे में इससे पूछताछ कर सकूं। वो मुझे सलाम करने के बाद अटेंशन खड़ा हो गया, ताहम इनकी उस्तादगी में वो करंट नज़र नहीं आता था जो एक पुलिस एहलकार का खासा होता है। मैंने बगौर उसका जायज़ा लेने के बाद कहा, बैठ जाओ अमजद। उसने एक कुर्सी खींचकर फौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। चंद मिनट इधर उधर की रस्मी बातों के बाद मैं असल मौजू पर आ गया और अमजद अली से पूछा, मुझे पता चला है कि तुम और हवलदार इस थाने में सबसे पुराने हो। तुम्हारे साबिक शहीद थाना इंचार्ज के साथ काम करने का तुम्हें भरपूर मौका मिला होगा। आप ठीक कहते हैं सर, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। शुजाउद्दीन मुझसे 1-2 माह सीनियर है। जब मैंने इस थाने में ड्यूटी ज्वाइन की तो वो पहले से मौजूद था, और जहाँ तक कादिर बख्श साहब के साथ काम करने की बात है तो लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए बोला, मुझे इनकी मौत का गहरा सदमा है मलिक साहब।
काश उन्होंने मेरी बात मान ली होती तो आज वो जिंदा होते। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, अमजद, मैं समझा नहीं, इंचार्ज साहब ने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी थी? आपको ये कहानी पढ़ते हुए यकीनन ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मैंने इस धोखेबाज बुड्ढे को तलाश करने के साथ ही साबिक थाना इंचार्ज शहीद कादिर बख्श को पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। तो आपके महसूसात बिल्कुल दुरुस्त सिमत में महवे सफ़र हैं। जब मुझे इस थाने का चार्ज सौंपा गया था तो हेडक्वार्टर में बैठे हुए मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने मुझे ख़ास तौर पर यह ताकीद की थी कि दौरान थानेदारी में दीगर फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ खुद को महफूज रखते हुए कादिर बख्श की शहादत के मुअम्मे को भी हल करना है। लिहाजा ये मंसूबा बैक ऑफ द माइंड पूरी तरह एक्टिवेट था और मैं मौका महल देखते हुए जेल में अपनी तहकीक को भी आगे बढ़ा रहा था। इस बात में कोई शक नहीं कि कादिर बख्श साहब इंतहाई निडर और दिलेर पुलिस ऑफिसर थे। अमजद अली ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, लेकिन जानते बूझते हुए खुद को मौत के मुंह में धकेलना मेरे ख्याल में बहादुरी नहीं है। मैंने इसी सिलसिले में इन्हें रोकने की कोशिश की थी मगर वो बाज ही नहीं आए। उन्होंने मेरी एक न सुनी और घने जंगल का रुख कर लिया। एक मिनट, मैंने किता कलामी करते हुए कहा, मुझे पता चला है कि जंगल वाले इस मिशन में सिर्फ तुम ही इनके साथ थे। मुझे खुलकर बताओ कि इस रोज़ क्या वाक़या पेश आया था और इंचार्ज साहब ने तुम्हारी कौन सी बात मानने से इनकार कर दिया था। मैं पूरी तफसील जानना चाहता हूँ। मैं वही तो आपको बता रहा था मलिक साहब, वो शाकी नज़र से मुझे तकते हुए बोला। मैंने उसकी बात काट दी थी जो इसे अच्छा नहीं लगा था। बहरहाल मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, ठीक है अमजद, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं टोकूंगा, तुम अपना बयान जारी रखो। इस रोज़ मैं और कादिर बख्श साहब कहीं से वापस आ रहे थे। वो शुरू हो गया। वो असर का वक्त था। जब हम घोड़ों पर सवार पीर महल जंगल के नज़दीक से गुजरे तो हमें एक सिमत से चंद घुड़सवार जंगल के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए। इनके घोड़ों की रफ्तार और चेहरों पर मौजूद ढाटों ने हमें बता दिया कि वो यकीनन जबरू का गिरोह है। कादिर बख्श साहब ने मुझसे कहा, अमजद, हमें इनके ताक़ुब में जंगल के अंदर घुस जाना चाहिए। जबरू और इसके गिरोह ने इस पूरे इलाके में अंधेर मचा रखी है। ये अच्छा मौका है इन लोगों पर काबू पाने का। मैं तो काफ़ी दिनों से इन्हें छापने के बारे में सोच रहा था। सर, आप कह तो ठीक रहे हैं। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी राय का भी इजहार कर दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन डाकुओं को काबू करने के लिए हमारे पास इस वक्त ताकत बहुत कम है। हमें ज़्यादा मुसल्लह नफरी के साथ साथ इन पर धावा बोलना चाहिए। हम निहत्ते हैं और आपके पास सर्विस रिवाइवल के सिवा और कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में इन खतरनाक मुसल्लह डाकुओं पर उस वक्त हाथ डालना मुनासिब नहीं होगा, या अभी या फिर कभी नहीं। वो मेरे चेहरे पर निगाह जमा कर अजीब से लहजे में बोले, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम थाने चले जाओ, मैं अकेला ही ये मुहिम सर कर लूँगा। इंसान को हथियारों से ज़्यादा कुव्वत बाजू और अपने अज़म पर भरोसा करना चाहिए। मैंने इन शैतानों को जंगल में दाखिल होते देख लिया है, लिहाजा इन्हें छोड़ने या नज़रअंदाज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मेरे साथ आ रहे हो या? उन्होंने आखिरी जुमला बड़े चैलेंज करने वाले मायने खेज अंदाज में अदा किया था। मैंने खम ठोक कर कहा, सर, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मैं ऐसा बुज़दिल नहीं हूँ कि इस संगीन सूरत हाल में आपको अकेला छोड़ दूँ। मैं तो बस ये कह रहा था कि दानिस्ता खुद को हलाकत में डालना कोई अक्लमंदी नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट में फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान में बाज़ औक़ात अक़ल व ख़िरत के तकाज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है अमजद, उन्होंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। अगर हम अपनी जान की सलामती की फ़िक्र में पड़े रहे तो अवाम की हिफाजत कौन करेगा? तो मेरे साथ जंगल में जा रहे हो ना? यस सर, मैंने पुरअज़म अंदाज में कहा। आपका हुक्म सर आंखों पर, जो होगा देखा जाएगा। फिर कादिर बख्श साहब ने मुझसे कहा कि मैं जंगल के बाएं हिस्से में दाखिल होकर जंगल के कल्ब की तरफ बढ़ूं। वो दाएं हिस्से में जाकर जंगल के कल्ब की सिमत बढ़ेंगे। इस तरह किसी मकाम पर हमारा मिलाप हो जाएगा। उन्होंने जबरू और उसके साथी डाकुओं को घेरने के लिए जो प्लान बनाया था, इसमें इनकी हिदायत के मुताबिक मैंने इनका साथ दिया। थोड़ी ही देर के बाद मुझे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने घोड़े को इसी सिमत एड़ लगा दी जिधर से फायरिंग की आवाज़ उभरी थी। इस सूरत हाल ने मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। दो तरफा फायरिंग का मतलब यही था कि कादिर बख्श डाकुओं पर और डाकू कादिर बख्श पर गोलियां चला रहे थे। ओह, दो तरफा फायरिंग तो वाकई बहुत ख़तरनाक होती है, मैंने पुरतशवीश अंदाज में कहा। फिर पूछा, इसके बाद क्या हुआ? गोलियां बरसने का दौरानिया बहुत कम था मलिक साहब।
यही कोई 2-3 मिनट, वो दुखी लहजे में बोला। फिर घने जंगल में चारसू खामोशी छा गई थी। तब तुमने क्या किया? मैंने ठहरे हुए अंदाज में इस्तफसार किया। मलिक साहब, इस खूनी सूरत हाल से तो मैं सन्नाटे में आ गया। वो एक झुरझुरी लेते हुए बोला। मेरी सोच जैसे मफलूज होकर रह गई थी। थोड़ी देर तक तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मुझे सर की फिक्र ने आन घेरा। मैंने हर एहतियात को बालाए ताक रखकर इंचार्ज साहब को पुकारना शुरू कर दिया। मैं इनका नाम लेकर बाआवाज़ बुलंद पुकार रहा था, मगर इनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। इस दौरान मैं घोड़े पर सवार आगे ही आगे बढ़ता भी जा रहा था। मेरा रुख इसी जानिब था जिधर मैंने फायरिंग की आवाज़ें सुनी थीं। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था, लेकिन जंगल घना होने की वजह से जंगल के अंदरूनी हिस्से में रोशनी बहुत कम थी। फिर उसने अचानक रुककर सरासीमा नज़र से मुझे देखा। फिर क्या अमजद? मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। फिर मेरी आंखों ने एक वहशतनाक मंजर देखा। वो सहमी हुई नज़र से मुझे तकते हुए बोला। जंगल के बीचों बीच मैंने इंचार्ज साहब को अपने ही खून में लथपथ पड़े देखा। वो डाकुओं की चलाई हुई गोलियों का शिकार हो गए थे। इनकी लाश को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। उसने तवक्कुफ करके एक बोझल सांस खारिज की और उदास नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने इससे 2 रास्तों के बारे में कोई सवाल नहीं किया, बल्कि इसके बोलने का मुंतज़िर रहा। चंद सेकंड की खामोशी के बाद वो थकी हुई आवाज़ में गोया हुआ। या तो मैं कादिर बख्श साहब की लाश को जंगल में छोड़कर थाने आता और यहाँ से अमले के दीगर अफराद को साथ लेकर जाए वकुआ पर पहुँचता। ये तो था पहला रास्ता। और दूसरा रास्ता ये था कि मैं इंचार्ज साहब की लाश को घोड़े पर लाद कर थाने ले आता। और तुमने पहले रास्ते का इंतखाब किया था, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा, है ना? उसने हैरत भरी नज़र से मुझे देखा और पूछा, आपको ये बात कैसे मालूम हुई मलिक साहब? मैंने कादिर बख्श साहब को पेश आने वाले वाक़ये से मुतालिक फ़ाइल का मुताला किया है, मैंने बताया। इस फ़ाइल के अंदर तुम्हारा हल्फिया बयान भी लगा हुआ है। मेरे पास और कोई चाराकार था भी नहीं मलिक साहब। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। ये बात तो तय थी कि जबरू और उसके साथी डाकू इंचार्ज साहब को शहीद करने के बाद फिर इधर का रुख न करते, लिहाजा मैंने जाए वारदात के साथ छेड़छाड़ को मुनासिब नहीं जाना था। बाद अज़ां हवलदार शुजाउद्दीन ने जंगल में जाकर मौके की कार्रवाई मुकम्मल की थी। मैंने कादिर बख्श साहब की शहादत के हवाले से अपने थाने के अमले से फर्दन फर्दन बात की थी। सिर्फ कांस्टेबल अमजद अली ही बाकी बचा था, जिसे मैंने अभी पकड़ रखा था। मैं इससे और भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अचानक रूनुमा होने वाली सनसनीखेज सूरत हाल ने हमारी इस गुफ्तगू को हंगामी ब्रेक लगा दिए थे, क्योंकि कांस्टेबल नवीद अहमद पीर महल से वापस आ गया था। वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे उसके चेहरे पर हिजानी कैफियत नजर आई। कबल इसके कि वो लबकुशा होता, मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा, नवीद, लगता है कि तुम रास्ते ही से लौट आए हो। सब खैरियत तो है ना? मलिक साहब, अगर खैरियत होती तो मैं इतनी जल्दी वापस ना आता, वो तशवीश भरे लहजे में बोला। हम अस्पताल के नज़दीक पहुंचने ही वाले थे कि एक ऐसी खबर मिली जिसने हमारे होश उड़ा दिए। चुनाचे आगे बढ़ने के बजाय हम वापस आ गए हैं। और वो खबर क्या है? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। जो नकली इमाम दीन परसों रात पीर महल अस्पताल से अचानक गायब हो गया था, उसे किसी ने कत्ल कर दिया है, कांस्टेबल ने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बताया। उसकी लाश झाड़ियों के अंदर से मिली है। कौन सी झाड़ियाँ? मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। जो रास्ता पीर महल अस्पताल से हयात नगर की तरफ जाता है, इसी कच्चे रास्ते पर अस्पताल से लगभग 2 फर्लांग के फासले पर राहगुजर के किनारे मौजूद झाड़ियों के अंदर से, नवीद अहमद ने बताया। 2 अफराद इस वाक़े की इत्तला देने थाने की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में हमसे मुलाकात हो गई। मुझे पुलिस यूनिफॉर्म में देखा तो सारा माजरा कह सुनाया। उसके बाद ही मैंने आगे बढ़ने के बजाय वापसी के सफ़र का फैसला किया, ताकि आपको इस वाक़े की इत्तला दे सकूं। तुम्हारी बातों से तो यही ज़ाहिर होता है कि तुमने इस दगाबाज बुड्ढे की लाश को अपनी आंखों से नहीं देखा। मैंने सवालिया नज़र से नवीद को घूरा। वो अस्बात में गर्दन हिलाकर रह गया। वो कोई और बुड्ढा शख्स भी तो हो सकता है, मैंने इम्कानी बात की। जब तुमने मज़कूरा लाश को खुद नहीं देखा तो फिर तुम उसके बारे में इतने पुरवसूख क्यों हो कि वो हमारे मतलूबा बुड्ढे ही की लाश है? जिन 2 अफराद ने लाश के बारे में मुझे बताया था, मैं इन्हें भी अपने साथ ले आया हूँ, कांस्टेबल वजाहत करते हुए बोला। इनका बयान करदा लाश का हुलिया तो इसी धोखेबाज बुड्ढे की जानिब इशारा करता है, बाकी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं।
तुम इन दोनों बंदों को मेरे पास भेज दो और खुद मेरे साथ पीर महल जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस दौरान मैं इन इतला कुनिंदगान से पूछताछ करता हूँ। ठीक है मलिक साहब, वो मुस्तैदी से बोला, और मैं रवानगी का बंदोबस्त करता हूँ। नवीद अहमद मेरे कमरे से निकलने लगा तो मैंने अमजद अली को भी जाने का इशारा कर दिया, क्योंकि मैं इन दो इतला कुनिंदगान से तन्हाई में बात करना चाहता था। मज़कूरा अफराद में से एक का नाम सलीम और दूसरे का जमील था। वो दोनों खेत मजदूर थे और पीर महल के नवाही इलाके से उनका ताल्लुक था। मैंने बारी बारी दोनों से चंद अहम सवालात किए और इसी नतीजे पर पहुंचा जहां थोड़ी देर पहले कांस्टेबल नवीद अहमद पहुंच चुका था। पीर महल अस्पताल से 2 फर्लांग के फासले पर झाड़ियों के अंदर से जो लाश मिली थी वो इसी चालबाज बुढ़े की थी, जिसे मैं बड़ी शद्दोमत से तलाश कर रहा था। ठीक 10 मिनट के बाद मैं जाए बकुआ की जानिब रवाना हो गया। पीर महल शहर से मौजा हयात नगर 6 मील के फासले पर वाक़ है और हयात नगर से पीर महल का जंगल लगभग 9 मील की मुसाफत पर है। ये कुल 15 मील का रास्ता खत मुस्तकीम में नहीं, बल्कि आप इसे निस्फ बेजवी कोसनुमा समझ लें। पीर महल से निकलकर जंगल का रुख करें तो जुनूबी सिमत में झुकते हुए हयात नगर को छू कर गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि हयात नगर मेरे थाने से शुमाल मशरिक में महज 4 मील की दूरी पर था। जिस मकाम पर नकली इमाम दीन मोची की लाश मिली थी वो पीर महल से महज 2 फर्लांग दूर था। चूँकि ये कच्चा रास्ता सीधा हयात नगर को जाता था, इसलिए सोचा जा सकता था कि वो बुढ़ा पीर महल के अस्पताल से निकलकर हयात नगर की सिमत रवां दवां था। हयात नगर इस वक्त मेरे जहन पर सवार था और मैं कांस्टेबल नवीद के हमरा जाए वकुआ की तरफ जाते हुए इसी बात की तरफ सोच रहा था और इसी गांव के बारे में भी सोच रहा था। जिस शातिर बुढ़े की लाश को मैं देखने जा रहा था वो और मौजा हयात नगर एक दूसरे के साथ नथी नजर आते थे। खोजी रमजू ने गुज़िश्ता शाम मुझे जो रिपोर्ट दी थी, इसके मुताबिक इमाम दीन मोची, मेरा मतलूबा चालबाज शख्स, किसी घोड़े पर सवार होकर हयात नगर की सिमती से मेरे थाने की तरफ आया था और थाने से सिर्फ 1 फर्लांग के फासले पर वो घोड़े से उतर गया था। मज़कूरा घोड़े पर कोई और शख्स भी सवार था जो नकली इमाम दीन को वहां ड्रॉप करके वापस चला गया था। सूरत हाल कदम दर कदम दिलचस्प और सनसनीखेज होती जा रही थी। मैं इन्हीं गुंजलक ख्यालों के साथ जाए बकुआ पर पहुंच गया। झाड़ियों में फंसी हुई लाश को देखते ही मैंने और नवीद अहमद ने फौरन पहचान लिया। वो बदबख्त वही बुढ़ा था जिसने गलत बयानी करके 1 रोज़ पहले मुझे बेवकूफ़ बनाया था। ऐसा महसूस होता था कि उसे मौत के घाट उतारने के बाद बड़ी बेदर्दी से डंडा डोली करके कच्चे रास्ते के किनारे उगी हुई बेतरतीब झाड़ियों में फेंक दिया गया था। मैंने वहां मौजूद लोगों में से 2 अफराद की मदद से लाश को झाड़ियों में से निकालकर हमवार ज़मीन पर डाल दिया और बड़ी बारीक बीनी से उसके मुआयने में मसरूफ़ हो गया। मैंने वहां मौजूद लोगों में से 2 अफराद की मदद से लाश को झाड़ियों में से निकालकर हमवार ज़मीन पर डाल दिया और बड़ी बारीक बीनी से उसके मुआयने में मसरूफ़ हो गया। बुढ़े के सर के अगबी हिस्से को बड़े वहशियाना अंदाज में निशाना बनाकर इसकी खोपड़ी को चटका दिया गया था। अगलब इम्कान इसी बात का था कि किसी ने इसकी बेखबरी में अकब से लाठी का वार किया था। फटे हुए सर की हालत बताती थी कि मकतूल बुढ़े के सर को 1 से ज़्यादा मरतबा निशाना बनाया गया था। इस खौफनाक हमले की ताब न लाते हुए वो किसी कटे हुए शहतीर के मानिंद ज़मीन बोस हो गया था। बाद अज़ां इसकी मौत का यकीन हो जाने पर कातिल या कातिलों ने इसे उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया था। मकतूल की चटकी हुई खोपड़ी से खारिज होने वाला खून पूरी तरह जम चुका था और ज़ख्म की हालत बताती थी कि इसे इस दुनिया से रुखसत हुए कमोबेश 30 घंटे गुजर चुके थे। इस मोटे हिसाब के मुताबिक 24 नवंबर को आधी रात के बाद जब वो पीर महल अस्पताल से गायब हुआ था तो हयात नगर की तरफ जाते हुए उसे सफ़ाकी से ठिकाने लगा दिया गया था। चंद बातें रोज़े रोशन के मानिंद आया थीं। अव्वल, वो बुढ़ा किसी खतरनाक शख्स के इशारों पर नाच रहा था, यानी वो इस नामालूम साजिश का एक मामूली सा मोहरा था। दोयम, उसे हयात नगर से किसी खास मकसद की खातिर मेरे क्वार्टर तक पहुंचाया गया था ताकि वो मेरी हमदर्दी हासिल करने के बाद मेरे तवस्सुत से पीर महल के अस्पताल तक पहुंच जाए। सोयम, उसे हुक्म दिया गया था कि बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के बाद उसे सबकी नज़र बचाकर चुपके से हयात नगर की तरफ पैदल चल पड़ना है और उसने ऐसा ही किया था। चहारुम, उसका कातिल भी अस्पताल ही से उसके ताक़ुब में रवाना हो गया था और 2 फर्लांग के फासले पर कातिल ने बड़ी बेदर्दी से उसे फना के घाट उतार दिया था। वो कातिल कोई एक शख्स भी हो सकता था और 1 से ज़्यादा अफराद भी। पंजुम,
ऐन मुमकिन था कि इस बुढ़े का कातिल भी इसी साजिशी किरदार का भेजा हुआ हो जिसके अहकामात की तामील में बुढ़े ने ये सारा कष्ट उठाया था। और ये 5वां नुक्ता खासा संगीन और फिक्र अंगेज था। जाए वकुआ पर दर्जन भर अफराद मौजूद थे। मैंने फर्दन इन सबसे मकतूल के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन इनकी जानिब से एक भी ऐसा जवाब मौसूल नहीं हुआ जो इस मामले पर रोशनी डाल सके। इनमें से कोई भी मकतूल को जानता नहीं था, गोया वो सबके लिए अजनबी था। मैंने वकुआ की कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद कांस्टेबल से कहा, नवीद, तुम इस बेनाम बुढ़े की लाश को बगैर पोस्टमार्टम पीर महल के अस्पताल ले जाओ और फिर वहाँ से सीधा थाने चले जाना। और आप मलिक साहब? उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। मैं ज़रा हयात नगर के दौरे पर जा रहा हूँ, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा। अब तक के हालात के पेश नज़र में हयात नगर की हैसियत कलीदी नज़र आ रही है। हो सकता है कि वहाँ से मुझे कोई ऐसा इशारा मिल जाए जो इस पेच दरपेच उलझी हुई सूरत हाल पर रोशनी डाल सके। वो तफहीमी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, समझ गया मलिक साहब। फिर पूछा, अगर मैं बुढ़े की लाश को टांगे में डालकर अस्पताल ले जाऊंगा तो फिर आप हयात नगर कैसे जाएंगे? ये गांव यहाँ से लगभग 6 मील की दूरी पर है। मेरा ख्याल है कि कुदरत ने मेरी सवारी का बंदोबस्त कर दिया है, मैंने शुमाल मगरिब की जानिब इशारा करते हुए पुरमायनी अंदाज में कहा। कांस्टेबल नवीद ने गर्दन उठाकर इसी सिमत में देखा जिधर मैंने इशारा किया था। अगले ही लम्हे उसके होंठों से एक गहरी सांस खारिज हुई। ओह! मस्कुरा जानिब गिर्द गुबार का एक तूफान उठता दिखाई दे रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई शहसवार घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए हमारी तरफ आ रहा हो। वो जो कोई भी था, खासी जल्दी में नजर आता था। थोड़ी ही देर में वो गिर्द गुबार के तूफान में से निकलकर हमारे नज़दीक पहुंच गया। मैंने कांस्टेबल से कहा, नवीद, इस घुड़सवार को रोको। नवीद ने मेरे हुक्म की तामील कर दी। इतने लोगों को एक जगह जमा पाकर इस घुड़सवार ने वैसे भी घोड़े की रफ्तार कम कर दी थी। फिर जब उसकी नज़र 2 बावर्दी पुलिस एहलकारों पर पड़ी तो वो घोड़े से नीचे उतर आया और उलझन ज़दा नज़र से मुझे भी और इधर उधर देखने के बाद हैरत भरे लहजे में बोला, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ जो भी हुआ है उसके बारे में तुम्हें बाद में बता दिया जाएगा। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाने का इरादा है? मैं चक 338 गाँव से आ रहा हूँ, उसने जवाब दिया, और हयात नगर जा रहा हूँ। क्या उधर हयात नगर में कोई खौफनाक आग भड़क गई है जो तुम इस तूफानी रफ्तार से उधर जा रहे हो? मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात नहीं, जल्दी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए वो बोला। घोड़े को दौड़ाना मेरा शौक़ है, मुझे इससे बड़ी खुशी महसूस होती है। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस इलाके का नया थाना इंचार्ज हूँ, मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा। तुम्हारा क्या नाम है और तुम उधर चक 338 गाँव में रहते हो या तुम्हारा ताल्लुक हयात नगर से है? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई थानेदार साहब, वो बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार अंदाज में बोला। मैं दरहकीकत चक 330 गाँव बे का बसनीक हूँ और इस वक्त हयात नगर किसी से मिलने जा रहा हूँ। मेरा नाम बाला जट है, मैं अपने गांव में ज़मींदारी करता हूँ। फिर उसने खुद ही वजाहत कर दी, मेरा असल नाम इकबाल हसन है मगर बाला जट मशहूर हो गया है। मैंने सर को असबाती जुम्बिश देने के बाद पूछा, हयात नगर किस बंदे से मिलने जा रहे हो और तुम्हें उस बंदे से क्या काम है? उस बंदे का नाम फिदा हुसैन है जनाब, उसने बताया, और मैं उससे अपनी एक अमानत वापस लेने जा रहा हूँ। मेरे इस्तफसार पर इकबाल हुसैन उर्फ बाला जट ने मुझे बताया कि उसके 2000 रुपये फिदा हुसैन की तरफ थे जिनकी वसूली के लिए वो हयात नगर जा रहा था। इस ज़माने के 2000 रुपये आजकल के कई लाख समझ लें। फिदा हुसैन भी एक ज़मींदार था और इन दोनों में रकम का लेन देन चलता रहता था। क्या तुम अक्सर हयात नगर जाते रहते हो? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया। उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, जी बिल्कुल। फिर तो तुम हयात नगर में बसने वाले लोगों को अच्छी तरह जानते हो पहचानते होगे? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। जी हाँ, मैं तकरीबन वहाँ के सभी लोगों को जानता हूँ, उसने उलझन भरे अंदाज में जवाब दिया। लेकिन आप मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं थानेदार साहब? नामालूम बुढ़े की लाश को तफसीली मुआयने के बाद एक चादर से ढाँप दिया गया था। मैंने बालाजट के सवाल का बराह रास्त जवाब देने के बजाय लाश के चेहरे वाले हिस्से के ऊपर से चादर हटा दी और पूछा, क्या तुम इस शख्स को जानते हो? नहीं, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, ना तो चक 338 गाँव में और न ही हयात नगर में।
फिर उसने मुझसे पूछा, ये बुजुर्ग कौन है और इसे किसने कत्ल किया है? इन्हीं दोनों सवालात के जवाबात मुझे भी दरकार हैं बाले, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए हयात नगर जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने घोड़े पर वहाँ तक पहुँचा दोगे? क्यों नहीं जनाब, ज़रूर ले जाऊँगा, वो फर्माबरदारी से बोला। मैंने कांस्टेबल से कहा कि नवीद, तुम लाश को लेकर फ़ौरन अस्पताल रवाना हो जाओ। जी मलिक साहब, मैं निकल रहा हूँ, कांस्टेबल ने मुस्तैद लहजे में जवाब दिया। मैं बालाजट के अकब में उसके घोड़े की पुश्त पर सवार हो गया। बालाजट ने घोड़ा हयात नगर की तरफ बढ़ाते हुए मुझसे पूछा, थानेदार साहब, अगर मैं घोड़े को भगाऊं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? घोड़े की तेज़ रफ्तारी के हवाले से तो कोई एतराज़ नहीं, मैंने जुमाइनी अंदाज में कहा। अलबत्ता इस दौड़ के माबाद असरात मेरे लिए काबिल एतराज़ हो सकते हैं। मैं समझा नहीं थानेदार साहब, वो घुड़सवारी पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखते हुए उलझन ज़दा अंदाज में बोला। अगर तुम रेस कोर्स के ट्रैक पर या किसी साफ सुथरी पुख्ता सड़क पर अपने घोड़े को हवा से बातें करने में लगा देते हो तो मैं यकीनन इस सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ होता, मैंने साफ गोई का मुज़ाहरा करते हुए कहा। लेकिन इस वक्त हम बिल्कुल कच्चे रास्ते की मुसाफिरत पर हैं। अगर तुम अपने घोड़े को सर पर दौड़ाओगे तो हमारे चारों तरफ धूल मिट्टी का एक तूफान उठ खड़ा होगा जो मेरी यूनिफॉर्म का सवा सत्यानाश मार डालेगा, और ये मुझे किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। समझ गया जनाब, वो एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए बोला। अब फिक्र न करें, मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसके बाद बालाजट दरमियानी रफ्तार से घोड़े को आगे बढ़ाने लगा। दौराने सफ़र में हमारे बीच हल्की फुल्की गुफ्तगू का सिलसिला भी चलता रहा। इकबाल हसन उर्फ बालाजट की उम्र 30 साल के करीब थी और वो एक खुशशक्ल गबरू जवान था। वो शादीशुदा था। उसने नरगिस नामी अपने गांव की एक लड़की से मोहब्बत की शादी की थी। इनके 2 बच्चे भी थे। इनकी शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका था और ये बंधन बड़ी मजबूती के साथ अपने मकाम पर कायम दायम था। लव मैरिज के हवाले से हमारे माशरे में अमूमी तसव्वुर यही है कि ऐसी शादियाँ जल्द या बदेर नाकामी से हमकनार हो जाती हैं। इस तसव्वुर में किसी हद तक सच्चाई भी है, मगर इसे फार्मूला या उसूल नहीं कहा जा सकता। ये भी देखने में आया है कि बाज़ मोहब्बत की शादियाँ मिसाली और कमा हक़्क़हू कामयाब साबित होती हैं। बालाजट ने मुझे बताया कि उसे पुलिस में भर्ती होने का बहुत शौक़ था। मैंने इससे पूछा कि फिर तुमने अपने शौक़ की तकमील के लिए क्या किया? मैं कुछ भी नहीं कर पाया थानेदार साहब, वो कदरे मायूसी से बोला। अब्बा जी के हुक्म के सामने मैं मजबूर हो गया था। तुम्हारे अब्बा जी ने ऐसा कौन सा अफलातूनी हुक्म दे दिया था कि तुम्हें अपने अरमानों का खून करना पड़ा? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ जी, वो वजाहत करते हुए बोला। हमारे पास 15 एकड़ ज़राई अराज़ी है। अब्बा जी ने मेरे दादा के ज़माने से ज़मींदारी ही की है। जब मैं जवान हुआ तो मैंने भी खेती बाड़ी के कामों में अब्बा जी का हाथ बटाना शुरू कर दिया। फिर जब मैंने पुलिस में भर्ती होने की ख्वाहिश का इजहार किया तो अब्बा जी ने मुझसे कहा, बाला पुत्र, मैं बीमार रहने लगा हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि काश्तकारी के मामलात को तने तनहा देख सकूँ। अगर तुम पुलिस में भर्ती हो गए तो तुम्हें घर से जाना पड़ेगा और हमारा ज़मींदारी का काम बुरी तरह मुतासिर हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि हमारा आबाई पेशा बेनिशान होकर रह जाए। आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। थानेदार साहब, मैंने कभी भी अपनी मर्ज़ी को अब्बा जी की मर्ज़ी के आगे नहीं रखा था, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। इसलिए मैंने अब्बा जी की ख्वाहिश के सामने गर्दन झुकाते हुए अपने जहन से पुलिस सर्विस का ख्याल निकाल दिया था। इसी तरह बातें करते हुए हम हयात नगर पहुंच गए। आपको हयात नगर में जिसके भी घर जाना हो बता दें, बालाजट ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं आपको वहीं पहुंचा दूंगा। नहीं बाले, बस तुम मुझे यहीं उतार दो, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। अभी मैंने सोचा नहीं कि मुझे किधर जाना है। ठीक है जनाब, वो घोड़ा रोकते हुए बोला, जो आपका हुक्म। पहले मैं घोड़े की पीठ से उतरा, इसके बाद बालाजट भी नीचे उतर आया। मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा कि बाले, तुम्हारे इस बेलौस ताउन के लिए मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। किसी वक्त तुम थाने आकर मुझसे मिलना। उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर पूछा, जी मैं आ जाऊँगा, पर समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे थाने क्यों बुला रहे हैं? क्या तुम्हें थाने आने से डर लगता है? नहीं जनाब, डरने वाली तो कोई बात नहीं, बस तो फिर तुम चले आना। अच्छा जी, ठीक है, वो अताअतमंदाना लहजे में बोला। मौज़ा हयात नगर लगभग 700 नफूस का एक मुतवस्सित गाँव है।